हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसे पॉलिटी का पोर्शन चल रहा था हमारा और संवैधानिक विकास के क्रम में हमने पढ़ लिए हैं 1935 का अधिनियम पढ़ लिया। 1935 के अधिनियम के साथ ही चुनाव का निर्णय लिया गया था भारत में। 1937 का चुनाव हो गया, कांग्रेस अच्छी खासी सीटें भी जीत गई। उसके बाद 1942 में मिशन क्रिप्स मिशन भी लेकर आइए, वो फेल कर दिया इंडियंस ने। इस क्रम में भारतीय जो थे अब थोड़े से उग्र होते जा रहे थे भारतीय, और अंग्रेज ये कह रहे थे कि आप युद्ध लड़ लो, आपका संविधान आप खुद बना लेंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। बस खाली विश्व युद्ध जो दूसरा चल रहा था 1939 से 1945 के बीच जो चला, इसमें आप अपने आप को ब्रिटेन की तरफ से लड़ा लो। लेकिन भारतीय इस मांग पे इनके रेडी नहीं थे, क्योंकि भारतीयों के साथ पहले बहुत बार धोखा हो चुका था। तो भारत ये चाह रहे थे कि अपना संविधान हमें बना कर दें, खुद मतलब बनाने का मौका दें अभी चुनाव से इससे पहले, युद्ध से पहले ही, और फिर हमें जो है आज़ाद करने की बात करें, तब जाकर हम भारत को इसकी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था। इस क्रम में हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे 1942। हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया, और ये इसलिए शुरू किया था कि आप भारत से भाग जाओ, हम अपने आप देख लेंगे भारत को। इस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में को शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। पहली बात तो ये है, ठीक। फिर इसका जो फैसला लिया गया था ये वर्धा से लिया गया था। वर्धा में एक कांग्रेस की बैठक हुई थी जहाँ से ये फैसला लिया गया था कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। कोई भी आंदोलन जब शुरू किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कांग्रेस के अधिवेशन में उसकी सहमति को रखा जाता था। करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी जी ने, यही भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही ये नारा दिया गया था। सूचना तो हुई थी 8 अगस्त 1942 को, लेकिन शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी इसकी। और इसको ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति। तो ये शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन कुछ भारतीयों को रेस्टिंग होगी। अंग्रेजों को ऐसा एहसास होगा कि भारतीय अब थमने वाले नहीं है बिल्कुल। भारतीयों ने बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले लिया था। अंग्रेजों ने भारतीयों को थामने के लिए अब तरह तरह की योजनाएं लाने लगे थे कि जिस तरह किसी तरीके से हमारे साथ मिले रह जाएं और हमारा विश्व युद्ध में साथ दे दें। तो एक योजना ऐसी फिर लाए थे, वेवेल योजना। अंग्रेज के ब्रिटिश क्राउन ने लिन लिथगो जो वायसराय था भारत का, उसकी जगह पर वेवेल नाम का एक व्यक्ति वायसराय बना देता, चेंज कर दिया था। और वेवेल के नाम पे ही एक वेवेल योजना भारत में आई थी। और इस वेवेल योजना में ये कहा गया था कि जो आप चाहते हो होगा, आपको ऐसा लगता है कि सारे अधिकार वायसराय के हाथ में, तो वायसराय के हाथ से हम अधिकार छीन रहे। नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, सारे नेता रिहा करे जाएंगे। इसमें वेवेल योजना में ये फैसले लिए गए थे कि जितने नेता हमने अरेस्ट कर रखे आपके 1942 के आंदोलन के दौरान, वो रिहा करेंगे, नई कार्यकारिणी बढ़ाएंगे। कार्यकारिणी में भारतीयों का योगदान होगा अच्छा खासा। वीटो पावर जो अंग्रेजों को दे दी गई थी गवर्नर जनरल को यानी वायसराय को, वो वीटो पावर हम वापस ले रहे, छीन रहे। वीटो पावर का यूज नहीं करेगा वो। संविधान आप खुद बनाओगे अपना, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद। अभी युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने शिमला में समझौता बुलाया था एक भारतीयों का। और इस शिमला में समझौता इसलिए बुलाया गया क्योंकि शिमला थोड़ा सा दूर पड़ता था, दिल्ली में लोग मान नहीं रहे थे, तो शिमला में मनाओ इन्हें, ऐसा कुछ था। तो शिमला में कांग्रेस की तरफ से जो व्यक्ति पहुंचा था, अबुल कलाम आज़ाद पहुंचा था। गांधी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन ये सम्मेलन कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने ये चाहती थी कि कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य रखे जाएंगे, जो नई कार्यकारिणी बनेगी, उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। मुस्लिम लीग कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग बराबर की हिस्सेदारी चाहती थी, जो कि अंग्रेजों की तरफ से पॉसिबल नहीं था और ये हो भी नहीं पाता पॉसिबल। और ये चाहती थी मुस्लिम लीग के द्वारा ही वो सदस्यों का चुनाव किया जा जो कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। तो ये इस बात पर मुस्लिम लीग ने तो इसको ख़त्म कर दिया। और मुस्लिम लीग की कहीं ये बात मान ना ले, ये डर कांग्रेस को था, तो भारत का विभाजन बढ़ हो जाएगा। तो इस डर पे इसको कांग्रेस ने भी ख़त्म कर दिया। वेवेल योजना पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तो वेवेल योजना कब आई थी, क्या इसमें हुआ था, कौन इसमें गया था कांग्रेस की तरफ से, ये क्वेश्चन बस खास इसमें, ये आपने देख लिए होंगे। इसके बाद अगली योजना पर चलते हैं, अगला क्या हुआ था इसमें। अब आता है कैबिनेट मिशन 1946। वेवेल योजना के बाद होता क्या है, ब्रिटेन में हो गए चुनाव, और इन चुनाव में 1945 में इसमें लेबर पार्टी की एटली व्यक्ति नाम का व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री, जो कि भारतीय पक्ष का व्यक्ति था। और एटली ने बनते ही सबसे पहले ये कहा कि जब भारतीय दुखी हैं इतने, तो आप उनको क्यों नहीं आज़ाद करते, क्या कारण है।
तो उन्होंने भारतीयों को आज़ाद करने के लिए क्या क्या पहलू होने चाहिए, क्या क्या कितने सक्षम है वो, क्या देश चला पाएंगे वो, ये सब कुछ जांच के लिए यहाँ एक स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम का की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा था भारत के अंदर, जिसे कैबिनेट मिशन आयोग कहा गया था, कैबिनेट मिशन 1946। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके 2 सदस्य के रूप में भारत में पहुंचे थे, और उन्होंने भारत माते ही सबसे पहले ये देखा था, स्टेप लिए थे कि हम भारत को आज़ाद करें, उसके लिए पहले भारत का संविधान होना चाहिए, और संविधान के लिए भारत में क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि एक तो संघ होगा पूरा का पूरा भारत, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों ही शामिल होंगी, तो मिलकर ही एक संघ बनेगा। एक बात इन्होंने कहा ये होना चाहिए। चलो, फिर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में आई थी, जो कि रिजेक्ट कर दी थी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। फिर संविधान के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट बेस पे किया जाएगा, यानी संविधान के सदस्य वो लोग चुनेंगे जो जिन लोगों को जनता ने चुन के प्रतिनिधि बना रखा अपना, वो लोग चुन के देंगे, यानी इनडायरेक्टली चुनाव होगा इसका। 10 लाख की संख्या पे एक कैंडिडेट का चुनाव होगा। ये सब कुछ बताया कि ये संविधान के लिए ऐसा ज़रूरी है, ये करना अनिवार्य है, ये हम करेंगे, और उसके बाद हम संविधान बनाना धीरे धीरे शुरू करेंगे भारत के लिए अलग से। ये सब कुछ बात रखी गई थी। अब ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें बताया गया कि जो संविधान के सदस्यों का चुनाव होगा वो टोटल सदस्य 389 चुने जाएंगे। याद रखना कितने सदस्य चुने जाएंगे, 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। कमिश्नरी क्षेत्र वो थे जहाँ पर अंग्रेज का प्रभुत्व था, अंग्रेज बैठते थे। ये 4 थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, और बलूचिस्तान। 4 जगह पर अंग्रेजों की देसी कमिश्नरी थी, 4 ये। तो इन्होंने कहा कि इतने टोटल सदस्य 389 हो जाएंगे इन एरियो से, ये चुने जाएंगे। हैदराबाद प्रतिनिधि सभा में शामिल नहीं हुए थे इसमें। इन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम इस चुनाव को एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं इसमें जो है अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया था, हुआ था मतलब। तो अब जब ये सदस्य चुनने की बात आती है, तो सदस्य चुनने के लिए होता है सरकार का गठन भी होगा। जब सदस्य चुने जाएंगे तो सरकार का गठन भी होगा, ठीक। और सरकार का गठन जो हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ये 1946 में। सदस्य चुने जाने थे, सदस्य चुनने के लिए चुनाव होगा, और चुनाव जब होगा तो वो सरकार बनाएंगे, और सरकार जो बनेगी वो सरकार ये देखेगी कि हाँ, संविधान बनाने के लिए हमें अब क्या क्या करना है। तो ये अंतरिम सरकार का गठन भी 1946 में ही हुआ। इसमें 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ। वेवेल हेड बने थे और जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष बने थे, और टोटल 13 मेंबर इसमें रखे गए थे। 13 मेंबर किसमें रखे थे, अंतिम सरकार के गठन में। यानी ऐसा बनाया गया था कि तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम फलाना हो, ऐसे बनाए गए थे इसमें। और इसी में ही 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया था कि हम शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी तो पाकिस्तान की मांग ही नहीं रखी जा रही। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, अगर हम शामिल नहीं होंगे तो असेंबली में हम कैसे एंटर होंगे, असेंबली में एंटर नहीं होंगे तो हमारी बात कहाँ से रखी जाएगी, तो मुस्लिम लीग भी शामिल होगी। टोटल सदस्य शुरू में 13 चुने गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य 4 चुने गए थे, 2 कांग्रेस के बाहर हो गए थे, तो 2 बाहर होने से 11 रह गए, और 4 मुस्लिम लीग के शामिल करे थे, तो फिर 15 हो गए। टोटल सदस्यों की संख्या 15 हो गई थी। इसमें बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि एक सरकार 2 देश चला रही, क्योंकि मुस्लिम लीग अंदर ही अंदर अलग राष्ट्र की मांग करी थी, तो 2 देश बनने की बात हो रही थी, तो इसलिए ऐसा अम्बेडकर ने कहा था। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, पूछा जाता है ये स्टेटमेंट। 24 में स्वराज पार्टी की मांग की गई थी सबसे पहले। तो ये संविधान सभा जो थी, इसकी मांग कब कब हुई, तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में हुई थी। 1895 में सबसे पहले तिलक के द्वारा ये मांग की गई थी। गांधी के द्वारा की गई थी 1922 में। 1924 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी ये मांग। तो इतनी बार संविधान सभा की मांग हुई थी। वैसे प्रस्ताव सबसे पहले हेनरी ने दिया था कि संविधान सभा भी कुछ होती है, फर्स्ट थिंकर इसको ही बोलते हैं इस चीज़ का। अप्लाई सबसे पहले यूएस और फ्रांस में हुई थी संविधान सभा का कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हुआ था। ये तो वो बात थी जो पहले भूतकाल में हो चुकी थी। संविधान सभा भारत के लिए जब आई थी तो उसका प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था, और संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए थे उन चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराया गया था। 1946 में बता चुका हूँ मैं, अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुने गए थे। विधानसभा के जो सदस्य ऑलरेडी चुना करते थे, जैसे कांग्रेस जीत गई थी 1937 में बहुत सारे उससे विधानसभाओं से, तो ऐसे ही बाद में भी चुनाव हुए, तो उसमें भी कांग्रेस के अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला था। तो वहाँ भी उस जो प्रतिनिधि बने थे उस दौरान, उन लोगों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था।
कांग्रेस में इसमें 199 मतलब 199 सीटें जीत ली थी। 9 सीटों में गठबंधन के साथ आई थी। टोटल 208 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी। टोटल कितनी सीटें बताई मैंने? 389 सीटें। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली थी इसमें, ऐसा याद रखेंगे। तो इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी रही थी कि कितनी महिलाएं चुनी गई थी। अगर ऐसा पूछा जाता है, आप नोट करते रहेंगे, 15 महिलाएं इसमें चुनी गई थी सदस्य के रूप में, जो प्रतिनिधित्व रहा था। अगर एससी का प्रतिनिधित्व पूछता है तो 26 एससी की सीटें आई थी इसमें। अगर पूछता है एसटी का प्रतिनिधित्व कितना रहा था, तो एसटी की 33 सीटें आई थी इसमें, एसटी की, क्योंकि ये अलग से एक रिजर्वेशन सीटें हुआ करती थी, इतना। ठीक, तो 208 सीटें मैंने बताया कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, 8 सदस्य निर्दलीय के रूप में इसमें चुने गए थे। टोटल 389 सीटें थी, और मैं पहले बता चुका हूँ उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत की थी, और 93 देसी रियासतों की थी, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुनी जाती थी। इतना इस चुनाव में हुआ था, इतना सब कुछ। इसमें जब संविधान के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ 389 का, तो इसमें BR अम्बेडकर का चुनाव हुआ था 1946 में पूर्वी बंगाल से। लेकिन पूर्वी बंगाल विभाजन के समय पर चला गया था पाकिस्तान में, तो फिर दोबारा BR अम्बेडकर का चुनाव पूना की सीट से हुआ था। MR जयकर नाम के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था अपनी सीट से, पूना की सीट से, और इनको बनाया गया था। मुंबई प्रेसिडेंसी में आया करती थी ये, फिर इनको वहाँ से चुना गया था। गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं बनाए गए थे, दोनों ही नहीं बने थे। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था संविधान सभा का, और अलग संविधान की मांग की थी, लेकिन ये मांग इनकी एक्सेप्ट तो की नहीं गई थी उस समय में। फिर संविधान सभा में ही इनको शामिल होकर अपनी मांग को कंटिन्यू करना पड़ा था। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। मुस्लिम लीग इसमें शामिल ही नहीं हुई, लेकिन जब लगा कि हम जब शामिल होंगे नहीं होंगे अगर, तो हमारी मांग तो फिर बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, तो इसलिए वो फिर बाद में शामिल होना शुरू कर दी थी। 208 मेंबर इसमें बैठे थे, और दिल्ली में ये हुई थी, और सच्चिदानंद जो थे वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद ने। फिर दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, दिल्ली में ही हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी इसके लिए कि कैसे कैसे आगे का काम चलेगा, प्रारूप समिति जो थी उसने अपनी एडवाइस दी थी कि ऐसे ऐसे होगा। तो BR अम्बेडकर थे उसके हेड, और प्रारूप समिति मतलब समितियाँ तो बहुत सारी इनवाइट की गई थी कि अपने अपने विचार संविधान में क्या क्या रखा जाएगा, लेकिन सबसे अच्छे जो विचार थे वो प्रारूप समिति के थे, इसलिए प्रारूप समिति को हेड समिति माना गया था, और ये संविधान निर्माण में इसका भागीदारी सबसे ज़्यादा रही थी। उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना। जब संविधान बनाने के लिए ये सब कुछ चीज़ें चल गई, संविधान बनाने के लिए समितियां अपॉइंट करना शुरू हो गई, तो 1946 में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि माउंटबेटन योजना आ गई थी। माउंटबेटन योजना के द्वारा ये नहीं डिसाइड किया जा रहा था कि 2 राष्ट्र बनेंगे तब तक, लेकिन माउंटबेटन योजना में ये ज़रूर फाइनल कर दिया गया था कि हम जो है आपके राष्ट्र को अलग करके दे देंगे, अलग से स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लंबा रखा गया था। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई थी कि हम इसका डट का विरोध करते हैं, ऐसा। तो देश में जगह जगह दंगे होने लगे, तो अब ये लग गया था अंग्रेजों को कि अब इकट्ठा रखना पॉसिबल नहीं है। तो माउंटबेटन इसी जांच के लिए भारत में भेजे गए थे कि आप ये चेक कर खाओ कि उन्हें कितने टाइम का समय दे दें, हम कितना टाइम दे दें उन लोगों को हम, कि जिससे 2 राष्ट्र अलग अलग बना दें। तो इटली ने तो घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले ही आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। 1948 में आज़ाद करेंगे, 46 अभी चल रहा, 2 साल का समय है, दंगे ज़्यादा फैल गए, तो इसका मतलब लंबा टाइम है, इतने तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो माउंटबेटन जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था, लेकिन जब नेताओं से बातचीत करी उसने, तो वो वापस पहुंचता है कहाँ, ब्रिटेन में, और उसने कहा कि साहब 2 साल में तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वहाँ, इतना लंबा टाइम मत रखो, वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि दोनों को इकट्ठा रखा जा सके। तो फिर नेताओं से बातचीत करके जब वापस गया था तब उसे रिजल्ट मिला था ये, तो उसने फिर वहाँ जाकर घोषणा की थी कि 3 जून 1947 को घोषणा की गई थी कि हम अब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनाएंगे, और जल्दी इसकी घोषणा कर देंगे। ये 3 जून 1947 को जो घोषणा हुई थी अलग होने की, इसी को ही माउंटबेटन योजना या बाल्कन्स योजना भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे इस फैक्ट को। अब स्टार्टिंग में तो गांधी जी ने विरोध किया था डट के कि हम मैं अलग नहीं होने देने का, ये वो। अबुल कलाम आज़ाद ने विरोध किया था, लेकिन बाद में फिर मान गए थे, बाकी सब तैयार थे दोनों के विभाजन पर।
गांधी को और अबुल कलाम आज़ाद को भी मना लिया गया। इसके बाद जब इस योजना के तहत ये डिसाइड हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन तय है, अब तो होना ही होना है, दो देश एक साथ रह नहीं सकते ये, लेकिन इनकी मर्जी होगी ये राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे या नहीं, अपनी मर्जी होगी। दोनों में से दोनों बने थे वैसे। पंजाब बंगाल को लेकर जनमत कराया गया था। देशी रियासतों की अपनी मर्जी थी, किसी में मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। पंजाब और बंगाल दरअसल उनका बफर जोन थे, दोनों से मैच होती थी बाउंड्री, तो इसलिए उनके लिए जनमत से ही ये सब कुछ डिसाइड किया गया था। और देसी रियासतों के बारे में आप जानते ही हैं कि जैसे एक देसी रियासतें हमारे उसमें पड़ रही थी हैदराबाद, तो हैदराबाद बिल्कुल भारत के बीच में पड़ रही थी, ये मान नहीं रही थी भारत के साथ मिलने को, तो डंडे के बल पर ज़बरदस्ती इसको पुलिस फोर्स से इसको मना लिया गया था। ऐसे ही देसी रियासतें एक दो और मनाई गई, जैसे जूनागढ़ की रियासत थी, और जम्मू कश्मीर की रियासत तो खैर बाद में मिली थी जब उस पर अटैक कर दिया था कबालियों ने, यानी कबालियों ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर, तब उसने सहायता मांगी थी हमारे साथ, तो 370 की शर्त के साथ हमारे साथ वो मिल गई थी। अब इसके बाद अल्टीमेटली ये डिसाइड हो चुका कि अब तो बंटवारा होना है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा हो चुकी थी। 4 जुलाई 1947 रखा गया था, हाउस ऑफ कॉमन में 4 जुलाई को पेश किया गया था, 15 जुलाई 1947 को पास हो गया था। और यहाँ डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। माउंटबेटन अभी हमने रख लिया था अपने पास ही कि ये हमारा गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। नेहरू को बनाया गया था प्रधानमंत्री उस टाइम का, लेकिन पाकिस्तान ने जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जो हमने संविधान सभा का गठन करने के लिए जो लोग चुने थे, उन लोगों में जो भारत के थे वो भारत में ही रह गए, और उन्होंने आगे चलकर संविधान सभा का निर्माण किया था 47 के बाद। लेकिन प्रारूप समिति पहले से ही खोजबीन करना शुरू कर चुकी थी कि कहाँ से क्या क्या उठाना हमें, ये सब कुछ। तो इन्होंने फिर इसे पाकिस्तान को अपना संविधान अलग बनाना था, इंडिया को अपना संविधान अलग बनाना था। इतने सक्षम हो भी चुके थे हम कि अपना संविधान हम अलग तैयार कर भी सकें। तो इस क्रम में फिर सीमा का विभाजन के लिए बात आती है कि दोनों देशों की सीमा का विभाजन कैसे किया जाए, क्योंकि पंजाब और बंगाल ठीक है जनमत संग्रह करा लिया हमने, लेकिन जनमत संग्रह में लोग ही तो इधर उधर बट सकते हैं, जो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन बाउंड्री भी तो एक डिसाइड होनी चाहिए। तो हमने एक रेड क्लिफ जो था वो व्यक्ति हेड बनाया था इसका। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में हमने 2 मुस्लिम लीग के 2 कांग्रेस के सदस्य लेकर उसके साथ मिला, यानी टोटल 5 सदस्य हो गए जिन्होंने सीमा का विभाजन किया था पंजाब की और बंगाल की। तो पूर्वी बंगाल तो पूरा का पूरा चला गया था पाकिस्तान में, और पश्चिमी पंजाब, सिंध और पश्चिम उत्तर प्रांत पूरा का पूरा चला गया था पाकिस्तान में, और असम का सिलहट जिला भी पाकिस्तान में चला गया था उस समय के अनुसार। और 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे ये हमने डिसाइड कर दिया था, मतलब घोषणा कर दी गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान अब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र राष्ट्र हो गई, अलग अलग राष्ट्र, 2 राष्ट्र बन गए। ठीक, राष्ट्रमंडल के दोनों सदस्य रहेंगे। और डोमिनेंट स्टेट का दर्जा भारत को मिला है। डोमिनेंट स्टेट का मतलब होता है कि भारत आज़ाद देश है, ये अंडर काम करेगा अभी किसके, इंग्लैंड के, यानी इंग्लैंड से अभी जो भी कुछ सीखना चाहता है तो सीख सकता है, ऐसा एक मतलब है, स्वतंत्र पूर्ण रूप से अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन बस एक डोमिनेंट स्टेट रहेगा, यानी उसके अंडरटेकिंग ये रहेगा कि अगर कोई डिसीजन हम नहीं समझ पा रहे तो उससे हम मशवरा कर सकते हैं। इस तरीके से इसका बंटवारा हुआ था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे जब ये घोषणा हो गई थी, तो 20 जून 1948 को माउंटबेटन भी हमने हटा दिया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमने कहा था गवर्नर जनरल हमारा माउंटबेटन ही रहेगा। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि हम तो सक्षम हो गए, अब गवर्नर जनरल हम अपना खुद भी बना सकते हैं, तो हमने अपना सिर राजगोपालचारी को 20 जून 1948 को अपना गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था, माउंटबेटन को हटा के। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑलरेडी घोषित कर दिए गए थे। अब फिर संविधान का निर्माण संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे उनके द्वारा करना शुरू हो गया था। तरह तरह की समितियां बनाई गई थी, वो समितियां अपना अपना सुझाव लाई थी किस देश से हमें क्या लेना है। बहुत सारे देशों से, लगभग 70 देशों से हमने अलग अलग विचारधारा के अनुसार उनकी जैसा भी वहाँ हमें अच्छा लगा वो चीज़ हमने कट कॉपी पेस्ट कर अपने संविधान में हमने लागू किया इसको, और फिर संविधान हमने बनाना अपना शुरू किया था। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण जब शुरू हुआ था हमने कौन से देश से क्या चीज़ ली थी, और संविधान में हमने क्या क्या चेंज किया, बाद में कुछ परिवर्तन भी हुए, ये सब कुछ जो है हम आगे पढ़ेंगे। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जबकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू बाद में किया था। सब कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो का वेट करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।